स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th की ज्योग्राफी करवाने वाला हूं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बनते हैं वो आपको करवाऊंगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में करने की कोशिश करेंगे और ये आपके टर्म 1 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिर। तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आप सभी की स्क्रीन पे। आपकी कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट हो तो आप मुझसे आके पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप सर्च मार के आप ज्वाइन हो सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। और वेबसाइट पे आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं, www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे सामने पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है? अन्वेषण और विवरण, भूगोल में उदार आधुनिकवाद, क्षेत्रीय विभेदन, प्रकृति का मानवीकरण। तो प्रकृति का मानवीकरण करके कोई भी भूगोल का उपागम नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भूगोलवेत्ता का संबंध संभववाद से है? तो संभववाद से अगर हम बात करें तो वो विडाल डी लाप्लास का संबंध है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर तीसरा प्रश्न है अब हमारे सामने, जो कि है, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा दिए गए विकल्पों से उचित विकल्प चुनिए। आपको कथन पढ़ने हैं, फिर आपको बताना है कौन सा सही है। भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है, सही बात है। मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण और मानवीय जगत के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। तो इसका दोनों ही ये सही दिया हुआ है, जो भी मतलब जो इन्फॉर्मेशन जो हमें दी हुई है, तो सी सही हो जाएगा। एक और दो दोनों सही हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, मानव भूगोल की इस परिभाषा का संबंध किस भूगोलवेत्ता से है? ठीक है, आपको परिभाषा याद होनी चाहिए अच्छे से पहले। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो ये जो परिभाषा है ये एलएनसी सैंपल की है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। फिर पांचवा प्रश्न है, विकास की आरंभिक अवस्था में मानव प्रकृति की सुनता था, उसकी प्रचंडता से डरता था, भयभीत था, उसकी प्रकृति की पूजा तक करता था। यह कथन मानव भूगोल की कौन सी विचारधारा को बताता है? निश्चयवाद, संभववाद, ठीक है, निश्चयवाद, संभववाद, नवनिश्चयवाद या व्यवहारवादी विचारधारा? तो ये निश्चयवाद विचारधारा है। ठीक है, निश्चयवाद जो था उसके अंदर ये सब होता था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब हम। हमारा अगला प्रश्न है, ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव भूगोल की शाखा नहीं है? आवास भूगोल, जनसंख्या भूगोल, नगरीय भूगोल, समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान नहीं आता मानव भूगोल में, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अब सातवां प्रश्न है, भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर का संबंध किस विचारधारा से है? तो ग्रिफिथ टेलर महोदय का संबंध नवनिश्चयवाद से है। ठीक है, नवनिश्चयवाद विचारधारा से। अब आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा उपयुक्त कथनों में से सही कथन का चुनाव कीजिए। या इसमें से कौन सा कथन जो दिया हुआ है वो सही है? भू आकृति विज्ञान मानव भूगोल की महत्वपूर्ण शाखा है, नहीं। रेड जेल ने नवनिश्चयवाद की विचारधारा का प्रतिपादन किया, जी नहीं। प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर का सूचक होती है, मानव द्वारा विशाल नगरीय प्रसार निश्चयवाद का सूचक है। भाई नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, बी भी गलत है। तो इसका सही आंसर सी होगा। यानी कि टेक्नोलॉजी का विकास हमें बताता है कि हमारे संस्कृति का किस तरीके से विकास हुआ है। ठीक है, जो उसका लेवल क्या हुआ है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस तरीके से। 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? ठीक है, खोज यात्राओं के विवरण, प्राचीन मानचित्र व डायरियां, चंद्रमा से प्राप्त चट्टानी नमूने या प्राचीन महाकाव्य। तो इसका आंसर आप बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, 10वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं अब हम। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम परिष्कृत सांख्यिकीय विधियों के प्रयोग पर बल देता है? ठीक है, परिष्कृत सांख्यिकीय विधियों के प्रयोग पर बल देता है वो स्थानिक संगठन, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे साथ, ना तो नितांत आवश्यकता की स्थिति है और ना ही नितांत स्वतंत्रता की दशा है। ठीक है, यानी कि इस विचारधारा में कुछ ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य अपना विकास तो करे लेकिन पूरी तरीके से भी पूरा स्वतंत्र ना हो कि वो प्रकृति का दोहन करने लगे, प्रकृति का जो है मतलब वो शोषण करने लगे, और इस तरीके से मतलब ये कुछ बताया जाता है। तो ये विचारधारा जो है ये नवनिश्चयवाद से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। अब हम आगे बढ़ते हैं।
फिर अगला प्रश्न है अब हमारे सामने, एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। ठीक है, ये कथन किसका है? ये जॉर्ज बी क्रेसी का है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आते हैं एग्जाम्स में, जो भी आपको मैं लास्ट टाइम पे करवा रहा हूँ अभी। फिर है, दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित हैं इस बात से लगाया जाता है। उसके बाद है, विश्व की 90% जनसंख्या इसके 10% स्थल भाग में निवास करती है। तो इसके अंदर जो दोनों बातें कही गई हैं वो दोनों बातें सही हैं, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दोनों कथन सही है। निम्न में से कौन सा कारण जनसंख्या वितरण को प्रभावित नहीं करता? ठीक है, कौन सा कारण वितरण को प्रभावित नहीं करता? जल, जलवायु, भूआकृति, ये प्रभावित करने वाले कारक होते हैं पर मनोरंजन के साधन नहीं होते। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। चौथा प्रश्न, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, ठीक है, तो वह स्थान जहां से लोग गमन करते हैं वो क्या कहलाता है? तो वो हमारा उद्गम स्थान कहलाता है, जहां से कोई जाता है बंदा। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? ठीक है, जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है जन्म, प्रवास, मृत्यु। ठीक है, जन्म, प्रवास, मृत्यु, ये आपने पढ़ा होगा कि जनसंख्या में परिवर्तन कब आता है? जब जन्म होता है तो जनसंख्या बढ़ती है, मृत्यु होती है तो जनसंख्या घटती है, प्रवास होता है तो जहां से जनसंख्या मतलब जो है जहां से बंदा जाता है वहां की जनसंख्या कम होती है और जहां पे पहुंचता है, ठीक है, तो वहां पे जनसंख्या बढ़ती है। तो ये तो घटक हैं, लेकिन नगरीकरण घटक नहीं है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है अब हमारे सामने, निम्न में से कौन सी दशा, ठीक है, उसके बाद है, निम्न में से कौन सी दशा जनांगीय संक्रमण की अंतिम अवस्था को दर्शाती है? ठीक है, जनांगीय संक्रमण की अंतिम अवस्था को दर्शाती है। इसके अंदर है ऑप्शन ए है, उच्च प्रजननशीलता, उच्च मृत्यता। ठीक है, जनांगीय संक्रमण सिद्धांत की अंतिम अवस्था, उच्च प्रजननशीलता, उच्च मृत्यता, महामारियां व भोजन की अनिश्चितता, जनसंख्या का अशिक्षित होना, नगरीय जनसंख्या और उच्च तकनीकी ज्ञान। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अब उसके बाद आगे है हमारे सामने, ठीक है, आठवां प्रश्न, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, जन्म माइनस मृत्यु बराबर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि, प्रति हजार जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या जन्म दर, ठीक है, या फिर जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रवास। तो ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट में मुझे अभी बताइए इसका आंसर क्या सही होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद है, भारत जनांगीय संक्रमण की किस अवस्था में है? प्रथम अवस्था में है, द्वितीय में, तृतीय में, या किसी अवस्था में नहीं? तो भारत द्वितीय में है। ठीक है, विकासशील देश है भारत एक, तो वो विकास कर रहा है। 11वां प्रश्न है अब हमारे सामने, निम्न में से किस महामारी ने अफ्रीका स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल CIS के कुछ भागों और एशिया में मृत्यु दर बढ़ा दी है? कौन सी महामारी है? तो HIV एड्स। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 20वीं शताब्दी में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि में योगदान देने वाले प्रमुख कारण क्या थे? तो इसमें आपका जैव प्रौद्योगिकी का विकास, ठीक है, ये होगा, सूचना की क्रांति, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अब अगला जो क्वेश्चन है हमारे सामने वो ये है, वृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विकास मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष है। वृद्धि का अर्थ, भाई विकास कहां से मात्रात्मक है? वृद्धि का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन है? जी नहीं। वृद्धि धनात्मक और ऋणात्मक हो सकती है, किंतु विकास उस समय होता है जब सकारात्मक वृद्धि हो रही हो। सही बात है भाई, तीसरा वाला एकदम सही बता रहा है हमें। तो हम कह सकते हैं हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, केवल 3, क्योंकि वृद्धि माइनस में होती है, प्लस में होती है, पर विकास तो सिर्फ सकारात्मक होता है ना। दूसरा प्रश्न, सॉरी अगला प्रश्न जो है वो, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का घटक है? ठीक है, इसमें से निम्न में से कौन सा मानव विकास का जो है घटक है? तो हमारे सामने है समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता या सशक्तिकरण। तो ये सारे घटक हैं भाई, समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, सशक्तिकरण। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न, ठीक है, जो अगला प्रश्न है, सॉरी पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, समता, प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच, सतत पोषणीयता,
अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता, उत्पादकता, मानव संसाधनों का उपयोग भविष्य को ध्यान में रखकर करना, सशक्तिकरण, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए समूहों का सशक्तिकरण। भाई उत्पादकता के अंदर जो यहाँ पे दिया हुआ है कि मानव संसाधनों का उपयोग भविष्य के ध्यान में रखकर करना, ये उत्पादकता में नहीं आता। ठीक है, ये गलत सुमेलित है। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है ढंग से, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन सी सही होगा इसका। अब छठा प्रश्न है हम सभी के सामने, मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव विकास, ठीक है, मानव विकास सूचकांक। अगला प्रश्न है अब हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास रिपोर्ट एचडीआर को प्रकाशित करता है? तो यूएनडीपी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। फिर अगला प्रश्न है हम सभी के सामने, मानव विकास सूचकांक की प्रथम रिपोर्ट कब जारी की गई? तो इसका जो सही आंसर है, ठीक है, आपका हो जाएगा 1990, ऑप्शन 4। मानव विकास के मापन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या बताया गया है, मानव विकास सूचकांक मानव विकास में प्राप्तियों का मापन करता है, या फिर मानव विकास के मापन के संबंध में संसाधनों तक पहुंच क्रय शक्ति के संदर्भ में मापा जाता है। मानव विकास सूचकांक में स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सूचक को चुना जाता है। तो अगर हम देखें तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही होगा, 1, 2 और 3 ये सही इसके ऑप्शन हैं, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हमारा 10वां प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार विश्व में मानव विकास सूचकांक का सही घटता क्रम कौन सा है? ठीक है, सूचकांक का सही घटता क्रम कौन सा है? तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप बताइए कि इसमें सही घटता क्रम कौन सा हो सकता है। जर्मनी, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जर्मनी, या ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, आयरलैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? आप इसको सोचिए और रिसर्च करके बताइए। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, और वो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वितीयक क्रियाओं में परिवहन तथा अन्य क्षेत्र शामिल हैं। प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर हैं। कौन सा कथन सही है भाई? दूसरा सही है, क्योंकि ये सिर्फ पर्यावरण पर निर्भर होती हैं, लेकिन द्वितीयक क्रियाएं में तो विनिर्माण आता है, तो इसलिए हमारा दूसरा प्रश्न जो है, सॉरी, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि बी इसका सही उत्तर है। खट्टे फलों की कृषि किस प्रकार के कृषि के अंतर्गत आती है? भूमध्य सागरीय कृषि, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें हमारा। फिर अगला प्रश्न है, पशुचारण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पशुचारण, तो इसमें है, चलवासी पशुचारण में पशुचारक ऋतु प्रवास करते हैं। वाणिज्य पशुपालन में एक क्षेत्र में केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। चलवासी पशुचारण वाणिज्य पशुधन पालन की अपेक्षा अधिक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान है। ठीक है, अब आपको बताना है इसमें से कौन सा गलत दिया हुआ है कथन। तो हमारा जो ये ऑप्शन 3 है ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि चलवासी पशुचारण जो होता है वो कम पूंजी प्रधान होता है, बल्कि वाणिज्य पशुधन पालन ज्यादा पूंजी प्रधान होता है, ज्यादा व्यवस्थित होता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है अब हमारा, गहन निर्वाह कृषि विश्व के किस क्षेत्र में की जाती है? मध्य एशिया, मानसून एशिया, दक्षिण अमेरिकी एवं मैक्सिको के क्षेत्र, या भूमध्य सागरीय क्षेत्र? तो इसका सही आंसर हमारा मानसून एशिया हो जाएगा, इन क्षेत्रों में की जाती है। पांचवा प्रश्न, ट्रक कृषि का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? विश्व के मुख्य खाद्यान्न उत्पादन करने वाले देशों से, केवल सब्जियों का उत्पादन करने वाले देशों से, वे प्रदेश जो फल उत्पादित करते हों, या पशुपालन तथा फसल के उत्पादन से? तो इसका संबंध केवल सब्जियों का उत्पादन करने वाले प्रदेशों से होता है, ट्रक कृषि का। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। छठा प्रश्न, सॉरी, सातवां प्रश्न है अब हमारा इसके बाद सीधा, गुज्जर, बकरवाल, गद्दी और भूटिया लोग किस पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं? हिमालय, ठीक है, रॉकी एंडीज आल्प्स में तो रहते नहीं, ये हिमालय के ही हैं, अपने भारत के। जयपोटा वृक्ष के दूध से क्या बनाया जाता है? चिकल बनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है अब हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सहकारी कृषि के संदर्भ में सही नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन गलत लिखा हुआ है इसके अंदर आपको पहचानना है। सहकारी संस्था कृषकों को सही रूप में सहायता करती है, सही बात है। सहकारी आंदोलन पश्चिमी यूरोप के डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन एंड इटली में सफलतापूर्वक चला, सही बात है। इसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज एवं सामूहिक श्रम पर आधारित होता है, ये कथन गलत लिखा हुआ है। ठीक है,
हम यहाँ पे सामूहिक कृषि की बात नहीं कर रहे हैं, सहकारी कृषि की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा जो है ये कथन गलत है। फिर है निम्नलिखित में से किस देश में वाणिज्य पशुधन पालन नहीं किया जाता? ठीक है, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा या अर्जेंटीना। तो इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। आज मैंने आपको अच्छा खासा होमवर्क भी दिया है साथ साथ लिखने के लिए कमेंट में, और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवाए हैं। और भी क्वेश्चंस लाऊंगा अगली वीडियो में। आपका सपोर्ट ऐसे ही बना रहे, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।